Assalamu alaikum students, I'm Mahavish Imran, I'm your facilitator, and today I'm going to talk about the principle of use of audio visual aids. Whenever we take a start or we plan our lesson plans, we have many things in our mind, and for a successful lesson plan it is important to think in an innovative manner. जब आप इनोवेटिव मैनर की बात करते हैं तो फिर उसमें ऑडियो विजुअल एड्स भी आते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करते हैं, आपकी लेसन को ना सिर्फ इंटरेस्टिंग बनाते हैं बल्कि इसके साथ जो है वो ये एक्सप्लेन भी करते हैं चीज़ों को. ऑडियो और विजुअल एड्स जो हैं वो आपकी चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करती हैं. सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लेती हूँ. दैट एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन यू विल बी एबल टू define learning resources, list learning resources, choose the most appropriate audio visual aids. Learning resource की बात हम सबसे पहले कर लेते हैं. That what is learning and then what are learning resources. The process by which relatively permanent changes occur in behavioral potential as a result of experience. एंडरसन ने कहा था कि अगर हम कोई ऐसी प्रोसेसेस या ऐसे वेज अडॉप्ट करें जिसकी बाद अगर आपके बिहेवियर में चेंज आ जाता है तो दिस कुड बी कॉल्ड लर्निंग. द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, एटीट्यूड्स और स्किल्स फ्रॉम स्टडी, इंस्ट्रक्शन और एक्सपीरियंस. मिलर और फिंडले इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि अगर हम स्टडी से उसमें यूज़ इंस्ट्रक्शन से और विद द हेल्प ऑफ द एक्सपीरियंस अगर हम बेटर नॉलेज और एटीट्यूड और स्किल्स को गेन कर लेते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लर्निंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिसोर्सेज. दैट व्हाट आर रिसोर्सेज. द टर्म रिसोर्सेज इज़ नॉर्मली यूज्ड टू डिस्क्राइब फंड्स. अब ये फंड्स क्या हैं, किस लिए यूज़ होती है, ये चीज़ें क्या हैं. अ सोर्स ऑफ सप्लाई और सपोर्ट अवेलेबल मीन्स. जितना भी आपके पास मटेरियल है, अवेलेबल मीन्स है, अगर आप उसको मज़ीद सपोर्ट देना चाहते हैं, उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं, उसको एलैबोरेट करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर रिसोर्सेज यूज़ करते हैं. इन मेडिकल एजुकेशन इट्स यूज्ड फॉर सपोर्ट्स दैट हेल्प्स इन टीचिंग. और मेडिकल की एजुकेशन में जब हम कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जो आपकी टीचिंग को सपोर्ट करते हैं, हेल्प आउट करते हैं, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड रिसोर्सेज. व्हाट आर लर्निंग रिसोर्सेज. सबसे पहले हमने लर्निंग को डिफ़ाइन किया, फिर हमने रिसोर्सेज की बात की कि व्हाट आर दोज. नाउ वी आर फोकसिंग ऑन लर्निंग रिसोर्सेज. द इनपुट्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, एटीट्यूड्स और स्किल्स फ्रॉम स्टडी, इंस्ट्रक्शन और एक्सपीरियंस. द इनपुट्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज. ऐसे इनपुट्स जो कि आपके एटीट्यूड को, नॉलेज को और इसके अलावा स्किल्स को चेंज करते हैं, ठीक है, उसमें बेटरमेंट लाते हैं, ठीक है. क्योंकि हम बात कर रहे हैं लर्निंग रिसोर्सेज की, तो दे आर रेलिवेंट टू द स्टडी एंड द फील्ड ऑफ स्टडी, द कंप्लीट फील्ड ऑफ स्टडी. तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि आपकी नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल्स जो कि रेलिवेंट हैं स्टडी के साथ और रिलेटेड हैं स्टडी के साथ, अगर उनमें चेंज आता है तो आपके लर्निंग रिसोर्सेज कहलाएंगे. दे कुड बी क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉनिक और नॉन इलेक्ट्रॉनिक. अब हम इसको मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. एक तो ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक होते हैं और दूसरा ये है कि दे आर नॉन इलेक्ट्रॉनिक. वी ऑल नो नाउअडेज कि इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है और नॉन इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देती हूँ. नॉन इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि हम स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं एंड बीइंग अ फ्यूचर टीचर, because you are the TEFL students and you are going to be the teachers, the good teachers, so you can take help from these resources. So first of all, while talking about the non-electronic or electric resources, they include books, hands out, chalk and board, models and flip charts. And in electric resources we have overhead projector, स्लाइड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इंटरनेट. ये सारे के सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं दे आर वेरी हेल्पफुल
in making your lesson plan interesting and attractive for the students. One picture worth 10,000 words. Old Chinese proverbs. ये एक ओल्ड चाइनीज़ प्रोवर्ब है जिसमें कहा जाता है, बल्कि कहा गया है जिसमें कि एक पिक्चर जो है वो 1000 वर्ड से ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ सिखा देती है, बहुत कुछ समझा देती है. ठीक है, यू कैन सी हियर, आई बिलीव यू कैन टॉक फॉर 30 मिनट्स ऑन दिस कार्टून. अब जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि आई डोंट नो कि वाई दे आर गैदरिंग हियर. ठीक है, आप इसको एलैबोरेट कर सकते हो, लेकिन आप देख सकते हो कि कोई कुर्सी है, कुर्सी के साथ लोग खड़े हुए हैं. समवन इज़ गोइंग टूवर्ड्स दैट चेयर, और एक जो इंसान उसको वेलकम कर रहा है, बट समवन इज़ स्टैंडिंग विद अ स्टैब. एक इंसान के हाथ में स्टैब भी है, आप देख सकते हैं. ठीक है, और मे बी द पर्सन हु इज़ वेलकमिंग द पर्सन टू सिट देयर, एक्चुअली मे बी ही इज़ प्लानिंग हिज मर्डर. तो पिक्चर को देखते ही बच्चों ये समझ आता है कि देयर इज़ सम टाइप ऑफ, आई कैन से दैट, कि जिसका कहते हैं ना कि वो साजिश टाइप सी कोई, या कोई इस तरह की कोई चीज़ है, या कोई प्लॉट है. देयर इज़ अ प्लॉट, समथिंग वी कैन से कॉन्स्पिरेसी चल रही है. Most people believe that a presentation with visual aids is more persuasive. पहले हम बात करते हैं कि persuasive क्या होता है, और इसके अलावा simple जिसे हम कहते हैं कि एक presentation क्या होती है. ओके, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर आप विजुअल एड्स का या ऑडियो एड्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, अपने लेक्चर में, तो मज़ीद जो है वो लोगों को कन्विंस कर देती है, मज़ीद एक्सप्लेन करती है, एलैबोरेट कर देती है आपके पॉइंट को. आपको बहुत ज़्यादा जो है वो वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, बल्कि विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स एंड विद द हेल्प ऑफ विजुअल एड्स आप क्या करते हैं, आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं. इम्प्रूव कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवनेस. आपकी जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, चाहे वो ऑरल हो रही है या रिटन वे में आपने अपनी स्लाइड्स बनाई हुई हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगी, उसको मज़ीद इफ़ेक्टिव कर देगी, उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देगी. इम्प्रूव ऑडियंस परसेप्शन ऑफ प्रेजेंटर. बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक लेक्चरर है या एक टीचर है, उसने एक आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया यूज़ कर लिया, तो इट्स बेटर कि अगर वो उसकी पिक्चर भी यूज़ कर ले, सो इट वुड बी बेटर फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट कि वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है. इम्प्रूव स्पीकर्स कॉन्फिडेंस. इसके साथ क्योंकि स्पीकर को पता होता है कि उसने ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, और उसमें हर चीज़ जो एलैबोरेट है. अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि अगर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही, तो ही और शी कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट पिक्चर. ठीक है, वो चीज़ें दिखा सकता है, पॉइंट आउट कर सकता है कि मतलब मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन की हुई हैं, सो यू कैन हैव अ ग्लैंस ऑन इट एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर. The wonder of PowerPoint presentation. Now we are focusing on PowerPoint presentation. पहले तो ये है कि बच्चों PowerPoint presentation क्या होती है. जैसे मैंने अभी एक presentation खोली हुई आपके सामने, it is PowerPoint presentation. And PowerPoint presentation is not synonymous with presenting or teaching with visual aids or even with a computer projector. An effective presenter must be familiar with, as Aristotle put it, 2500 years ago, all the available means of persuasion. अगर हम पावर पॉइंट की बात करें तो कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि अगर वो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या अगर वो कोई प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो शायद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे हैं. एक्चुअली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज़ अ प्री डिसाइडेड एंड प्री रिटन presentation, pre-prepared presentation. As you can see here that I am using here PowerPoint presentation. I am not writing down anything, although I am using my laptop, but at the same time the main focus is on the material that is already written, and it is in the form of the presentation. So it is different from the simple teaching, or we can say the simple use of visual aids. It is actually the complete package. You can see here the pictures, you can see here the color, you can see here the font size, and even you can see that there are many slides, and you can understand my lecture in the form of presentation. And an effective presenter must be familiar with, as Aristotle put it 2500 years ago, all the available means of persuasion. Why should we use these audio visual aids? The thing is that कि अगर हमने अपनी बात मनवानी है लोगों से, अपना व्यू पॉइंट जो है वो कन्वे करना है, so it is better कि हम लोग जो है वो
सारे के सारे अवेलेबल मीन्स को यूज़ करें, अच्छे तरीके अपनी बात को जो है वो हम कन्वे कर सकें. PowerPoint, however, has notable weaknesses. It too easily becomes a replacement for the presenter, not a reinforcement. अब पहली वीकनेस की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट फॉर द प्रेजेंटर, यानी कि अगर आप PowerPoint यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका प्रेजेंटर होना या ना होना, इट डजेंट मैटर अ लॉट. As you can find out in our case that I am just speaking out here and I am explaining each and every word to you people, but I am not present before you people. I am not present before you people. Presenters rely too much on the slides for structure. और वास्तव में ऐसा होता है कि जो प्रेजेंटर्स होते हैं वो बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर आए होते, और मोस्टली क्या होता है कि क्योंकि वो आगे खड़े होते हैं और प्रेजेंटेशंस उनकी जो है वो उनकी बैक पे चल रही होती है, तो दे जस्ट लुक बैक अगेन एंड अगेन, और वो क्या करते हैं कि वो इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर पाते, वो बार बार जो है वो पीछे मुड़ के देख रहे होते हैं कि मतलब उनको रिलाई करना पड़ रहा होता है. दे आर नॉट वर्बली एक्चुअली प्रिपेयर्ड. Presenters fail to establish the connections necessary to make their message memorable. और ये तो वेरी इजी पॉइंट है, ठीक है, आप इसको देख सकते हो. एंड प्रेजेंटर्स फेल टू establish ethos their most powerful appeal. और इसके अलावा जो है वो प्रेजेंटर्स जो हैं, क्योंकि वो मतलब हो सकता है कि वो उतना ज़्यादा रिलाई कर लें अपनी प्रेजेंटेशन पे कि वो सही तौर पे अपना मैसेज कन्वे ना कर पाएँ. Why do you need to use audio visual aids in your lesson? So this is very important question, and there are some reasons I have mentioned here to maintain a high level of interest in lesson. अगर आप सिर्फ सिंपल टेक्स्ट कोड कर देंगे, उसमें कोई ऐसे ऑडियो विजुअल आप कोई इफेक्ट नहीं डालते हो, कोई पिक्चर नहीं यूज़ करते, तो उससे क्या होगा कि आप लेक्चर तो डिलीवर कर लेंगे, लेकिन आपका जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है वो इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पाएगा. टू गेट स्टूडेंट्स टू यूज़ द नॉलेज एट द बिगनिंग स्टेजेस. अगर हम अपने छोटे जैसे मतलब हम बात करते हैं हमारी जो स्टार्टिंग क्लासेस होती हैं लाइक प्री KG और लाइक दीज क्लासेस, सो व्हाट हैपन्स कि वहाँ पर अगर आप ज़्यादा विजुअल एड्स यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि उनकी नॉलेज सही तौर पे डेवलप हो जाती है. टू प्रमोट ग्रेटर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन. बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक जस्ट पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं एंड देन यू आस्क योर स्टूडेंट टू कमेंट ऑन दैट, to put their opinion or to give their own opinion on that point. तो इससे क्या होता है कि they just make your lesson plan more interesting. They can be used as all levels of learning. और ये लाजमी नहीं है कि ये एक और थिंकिंग भी है हमारे स्कॉलर्स में, हमारे लिंग्विस्ट में, कि ऑडियो विजुअल एड्स का जो इस्तेमाल है वो छोटे लेवल पर ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन इसकी कोई इस्तेमाल की एज नहीं है. अगर आप इवन के मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, MPhil PhD लेवल के स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहे हैं, एंड इफ़ यू आर यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स, तो इससे आपका जो लेक्चर है, जो लेसन है, वो मज़ीद इंटरेस्टिंग ही होगा. ये नहीं होगा कि हम कह देंगे नहीं जी ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं वो MPhil लेवल पर या मास्टर्स लेवल पर जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है. अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और सही तौर पे कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द यूज़ ऑफ AV एड्स इन एक्सेसिव मैनर. एक्सेसिव मैनर में तो अगर आप कहीं भी यूज़ करोगे इसका, तो इसमें क्या होगा कि ये आपके जो मतलब एक पॉइंट है उसको ये पीछे छोड़ देगी, और जस्ट इसे कहें कि ये सिर्फ अट्रैक्ट करती रहेगी अपनी तरफ कि एक्चुअली है क्या, तो आपका जो मैसेज है जो आप कन्वे करना चाह रहे हो वो पीछे रह जाएगा. पॉइंट्स टू बी कंसिडर. क्वालिटी ऑफ मटेरियल टू बी यूज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हैं अपने PowerPoint में या आप कहीं भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको क्वालिटी ऑफ मटेरियल टू बी यूज़, आपने इसमें क्वालिटी मटेरियल यूज़ करना है. अब इस तरह ना हो कि आप कोई एक पिक्चर उठा लें और आप उसको यूज़ करें, वो ब्लर है या उसके मेगापिक फटे हुए हैं और वो एक्सप्लेन आप उसको करे जा रहे हो, लेकिन दैट इज़ अनेबल टू बी अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट बिकॉज इट इज़ नॉट क्लियर. अप्रोप्रिएटनेस टू द सब्जेक्ट. आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो और फिज़िक्स के सब्जेक्ट से रेलिवेंट आप कुछ पिक्चर्स उठा के अगर वहाँ पर ऐड कर देते हो, तो दैट वुड बी नॉट गुड फॉर योर लेसन प्लान. ग्रुप टू होम इट इज़ टू बी यूज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका लेवल ऑफ स्टूडेंट, आपके लेवल ऑफ वी कैन से दैट
स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स, ये बहुत मैटर करता है कि आप कैसी पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं। अगर आप मास्टर्स लेवल पे चाइल्डिश किस्म की अगर पिक्चर्स यूज़ कर लेंगे तो वो आपके वो इतनी अप्रोप्रिएट नहीं होंगी, आपके लेसन को इतना अच्छे तरीके पे कन्वे नहीं कर पाएंगी। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, इसके साथ हमें ये भी देखना होगा कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज मौजूद हैं, आप कौन से मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप प्लान बना लेते हैं, आप कहते हैं कि ठीक है मैंने इस पर जो है वो AVS का इस्तेमाल करना है, लेकिन बाज़ दफ़ा आपका आइडिया इतना एब्स्ट्रैक्ट होता है या आप कोई ऐसा टॉपिक चूज़ कर लेते हैं जिसका मटेरियल अवेलेबल ही नहीं होता। अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर इट्स यूज़, ठीक है, ये भी वही पॉइंट आ गया। मैनर इन विच इट इज़ यू बी यूज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। आप देख सकते हैं कि मैंने भी कुछ पिक्चर्स का इस्तेमाल किया, यू कैन सी द राइट एंड द लेफ्ट कॉर्नर्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक ब्लू बॉल पेन का यूज़ किया हुआ है, देन आई हैव यूज हियर 3 पेंसिल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। अब हो सकता था कि मैं मतलब इसको पूरे का पूरा भर देती इस पिक्चर से, तो क्या होता कि वहाँ पर आप सिर्फ पिक्चर्स ही देखते हैं, आप मेरे मटेरियल की तरफ आपका बिल्कुल नहीं ध्यान जाता, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बैकग्राउंड्स, स्टिक विद अ सिंगल एंड सिंपल बैकग्राउंड। टू मैनी बिजी आइटम्स डिट्रैक्ट्स फ्रॉम द कंटेंट। अगर आप बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं पावर पॉइंट का और अगर आप बहुत स्टाइलिश बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं, बहुत कलरफुल है, फुल ऑफ कलर्स है, हर जगह कलर ही कलर हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, पहली बात तो ये है कि आपका ये जो फॉन्ट है, ठीक है, ये जो आपका ये जो रिटन सेंटेंसेस का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्लियर नहीं हो पाएगा। और दूसरा ये है कि वो डिट्रैक्ट करेगा, ना सिर्फ वो मतलब एक तो इसको पीछे सप्रेस कर देगा बल्कि वो डिट्रैक्ट भी करेगा। स्टूडेंट जो है बार बार उसी बैकग्राउंड की तरफ देखते रहेंगे। कलर्स, सेलेक्ट कलर दैट आर इजी ऑन द आई फॉर सेवरल मिनट्स ऑफ व्यूइंग। अगर आप बहुत शॉकिंग कलर्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, लाइक रेड, ऑरेंज, येलो, तो उससे क्या होगा कि स्टूडेंट जो है वो डिट्रैक्ट होते हैं, वो इतनी देर तक जो है वो स्लाइड की तरफ नहीं देख पाते, ठीक है, तो उनको देखने में भी प्रॉब्लम होता है। कीप इंटेंस कलर्स टू अ मिनिमम। अगर आप बहुत ज़्यादा शॉकिंग कलर्स यूज़ कर रहे हैं तो उनका इस्तेमाल बहुत कम होना चाहिए, बहुत मिनिमम होना चाहिए, ताकि ठीक है वो अट्रैक्ट करें लेकिन इतना ज़्यादा अट्रैक्ट भी ना करें, या डी ट्रैक स्पेशली आई कैन यूज़ हियर द वर्ड डी ट्रैक, कि वो डी ट्रैक ना हो जाए, कर दें हमारे स्टूडेंट्स को कि जब वो स्लाइड से देख रहे हैं तो वो अनेबल टू सी हो। टेक्स्ट साइज, what is text? You can see here everything that is written, it is called the text, ठीक है। यहाँ पर हर वर्ड जो कि लिखा हुआ है इट इज़ द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। अब कहता है टेक्स्ट साइज। जब हम एक प्रेजेंटेशन बनाने लगते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि हमारी जो साइज़ है वो विजिबल है स्टूडेंट्स के लिए या नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ प्रेजेंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो अपनी स्लाइड्स बनाते हैं, दे ऐड टू मच मटीरियल इन देयर स्लाइड्स, वो बहुत ज़्यादा स्लाइड्स में मटीरियल को ऐड कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि जब वो मटीरियल ऐड कर लेते हैं तो उनका फॉन्ट साइज़ जो है, यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं दिस इज़ माई वर्ड, ठीक है, और ये आपको विजिबल भी होगा। तो लेकिन जब इसको हम मज़ीद छोटा करते जाएंगे और इसमें ज़्यादा मटेरियल ऐड करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसका जो साइज़ है वो छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड टेक्स्ट शुड बी लार्ज इनफ टू बी read by all viewers, even the people in the back of the room। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो टेक्स्ट है वो विजिबल हो, ठीक है, ना सिर्फ उन स्टूडेंट्स जो आगे बैठे हुए हैं बल्कि उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो कि बैक में बैठे हुए हैं। हेडलाइंस का वो एक जैसे कहें कि एस्टिमेटेड एक लिमिट बताता है कि इतना साइज़ होना चाहिए आपके टेक्स्ट का। हेडलाइंस के टेक्स्ट जो है वो 36 to 44 होना चाहिए। सब टेक्स्ट जो आप देख रहे हैं इसमें, ठीक है, ये आपका सब टेक्स्ट है, दैट इज़ शुड बी 34 to 36। इन सेकेंड लेवल टेक्स्ट, यानी कि अगर मैं ये आपका सब टेक्स्ट, ये हेडिंग होगी, ठीक है, दिस इज़ योर हेडलाइन टेक्स्ट, समवट वी कैन से, sorry, this is your subtext, this is your headline text, this is your subtext and this is your second level text, ठीक है, और ये जो नीचे है दिस इज़ योर subtext। तो कहते हैं सेकेंड लेवल का जो टेक्स्ट है, ठीक है, वो मज़ीद छोटा होगा, दैट इज़ 24, दैट इज़ बिटवीन 24 to 28, ठीक है। और कहते हैं अगर इससे आप ज़्यादा छोटा करते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे तो वो स्टूडेंट्स के लिए विजिबल नहीं होगा। 24 पॉइंट इज़ अ मिनिमम फॉर मोस्ट सिचुएशंस। कहता है कि अगर 24 इज़ द मिनिमम पॉइंट, ठीक है, कि बहुत सारी पोजीशन में 24 जो है वो अप्रोप्रिएट साइज़ है। अगर आप इससे कम करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आप
ज़्यादा तो मटेरियल यूज़ कर लें, लेकिन हो सकता है कि ये विजिबल ही ना हो, यानी कि आप जो स्टूडेंट्स पीछे बैठे हुए हैं वो अनेबल हों, कि मतलब उन्हें दिख ही ना रहा हो, और दे आर जस्ट पार्टिसिपेटिंग एंड दे आर जस्ट सेइंग यस वी आर अंडरस्टैंडिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग। अब जैसे हम टेक्स्ट साइज की बात कर रहे थे, सो देयर आर मोर पॉइंट्स। Remember, as text size decreases, it becomes more difficult to read. I have already told you people about this point. For individual playback, text size can be reduced to no smaller than 12 to 14 points. अगर आप किसी इंडिविजुअल के लिए कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, क्लासरूम के लिए नहीं बना रहे हैं, ठीक है, तो आपका फॉन्ट साइज जो है इस प्रेजेंटेशन का वो 12 से 14 पॉइंट्स के दरमियान में हो सकता है। मोस्टली होता है कि जो प्रेजेंटर्स हैं वो 14 यूज़ करते हैं फॉर हेडलाइंस एंड 12 फॉर देयर टेक्स्ट, इंटरनल टेक्स्ट। ट्राई टू कीप सब टेक्स्ट टू 7 लाइन्स। और वो कहता है कि जो सब टेक्स्ट है, यानी कि ये जितना भी अंदर लिखा हुआ है स्लाइड के अंदर, दिस इज़ कॉल्ड सब टेक्स्ट, तो ये आप 7 लाइन से ज़्यादा जो है वो इसको इंक्रीज़ ना करें। सो दीज आर सम आई कैन से दैट इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपेयरिंग योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग एंड रिगार्डिंग टेक्स्ट साइज। फॉन्ट साइज स्टाइल की बात करते हैं, सेलेक्ट सिंपल बोल्ड स्टाइल्स। बाद में इस तरह होता है कि जो प्रेजेंटर है वो बहुत जिसे हम कहते हैं कि बहुत वेग किस्म का स्टाइल यूज़ कर लेता है, जो क्लियर नहीं होता तो बहुत स्टाइलिश है, लेकिन वो अंडरस्टूड नहीं होता कि मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है। तो इसलिए आप बोल्ड स्टाइल यूज़ करें, ठीक है, लेकिन बोल्ड स्टाइल यूज़ करें लेकिन वो सिंपल भी होना चाहिए। Select a standard system font. This helps ensure visual consistency when the presentation is displayed from a different computer than the one it was created on. अगर आप ऐसा स्टैंडर्ड फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं जो कि ईजीली अवेलेबल है तमाम के तमाम कंप्यूटर्स पे, तो इट वुड नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। बाज़ ऐसा ऐसा होता है कि एक प्रेजेंटेशन तैयार कहीं की जाती है, लेकिन जब हम उसको प्रेजेंट करने जाते हैं तो हम कहीं और जाके अपनी यूएसबी में लेके जाते हैं और उस प्रेजेंटेशन को हम उस कंप्यूटर में ऐड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं। लेकिन क्या होता है, क्योंकि अगर आप कोई स्पेशल किस्म का टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं या फॉन्ट स्टाइल यूज़ कर रहे हैं आप उसमें, तो क्या होगा कि वो वहाँ पर विजिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब वो विजिबल नहीं होगा तो इट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू, अ मेस फॉर यू। तो इसलिए बेहतर है कि आप ऐसा फॉन्ट साइज़ यूज़ करें जो कि स्टैंडर्ड हो, जो कि तमाम पीसीज़ में, लैपटॉप्स में अवेलेबल हो, ताकि आप किसी भी किस्म के प्रॉब्लम से बच सकें। All capitalized letters are difficult to read and should be avoided. आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ऑलरेडी मैंने जो है कैपिटल लेटर्स में लिखी है, तो आप देख सकते हैं कि इसको पढ़ने में भी आपको डिफ़िकल्टी फील होगी। इसलिए आप जो है वो जो स्टैंडर्ड है लिखने का, जैसे लिखा जाता है मोस्टली स्मॉल कैप्स और जो मतलब कैपिटल कैप्स के साथ, ठीक है, तो आप वैसे ही उसको यूज़ करें, वैसे ही आप इसको लिखें। images or we can say the pictures. Do use images to supplement your message. अगर आप कोई इमेज यूज़ कर रहे हैं, कोई पिक्चर यूज़ कर रहे हैं ताकि आप अपना जो है वो कोई मैसेज जो है कन्वे कर सकें, तो इट इज़ गुड, क्योंकि ये आपके मटेरियल को मज़ीद स्ट्रेंथन करता है, मज़ीद उसका एक्सप्लेन करता है। डू यूज़ इमेजेस टू एम्फसाइज योर पॉइंट। और ऐसा मटेरियल यूज़ करें, ऐसा इमेज यूज़ करें जो कि आपके पॉइंट को मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हो। डो नॉट यूज़ एन इमेज एज अ स्पेस फिलर। अब हो सकता था कि मैं यहाँ पर जो है वो मुझे ये चारों साइड पर ये जो खाली जगह स्पेस नज़र आ रही है, ठीक है, मैं इसको फिल करने के लिए यहाँ पर इमेजेस लगा देती, तो इससे क्या होता कि मेरी जगह तो फिल हो जाती, लेकिन ये अप्रोप्रिएटनेस, इसमें जो एक डिसेंसी है प्रेजेंटेशन की, वो ख़त्म हो जाती। डो नॉट यूज़ रिडंडेंट इमेजेस, ठीक है, ऐसे इमेजेस ना यूज़ करें जो कि समझने में भी मुश्किल हो और जो अप्रोप्रिएट भी ना हो। सो बी सिंपल, आप इमेजेस ज़रूर यूज़ करें लेकिन अप्रोप्रिएटली यूज़ करें और रिमेन बी सिंपल। एनिमेशन की बात करते हैं, दैट व्हाट इज़ एनिमेशन। एनिमेशन कैन हेल्प फोकस द व्यूअर्स अटेंशन बट इट शुड बी केप्ट सिंपल एंड यूज स्प्रिंगली। अच्छा, एनिमेशन की बात होती है। एनिमेशन मीन्स वी ऑल हैव समवट नो हाउ अबाउट 3D कार्टून्स एंड एनिमेटेड, वी कैन से दैट इमेजेस, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो क्योंकि वो हिल रही होती है, ठीक है, उसमें मूवमेंट हो रही होती है, तो क्या होता है कि जो आपके जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, उनकी अटेंशन खुद ब खुद उस चीज़ की तरफ जा रही होती है। बट इट शुड बी केप्ट सिंपल एंड यूज स्प्रिंगली। लेकिन इनका जो इस्तेमाल है, ठीक है,
वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो, ठीक है, उतना ही आप उसका इस्तेमाल करें। कीप इट इन द सेम फोल्डर। आप एनिमेशन जब भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, आप उसी फोल्डर में रखें प्रेजेंटेशन के साथ, ताकि कोई इशू ना क्रिएट हो आपके बाद में। ओवरहेड प्रोजेक्टर, हम नेक्स्ट अपना टूल डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओवरहेड प्रोजेक्टर। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस। जब आप एक ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन आपकी बैक पर जो है वो विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर चल रही होती है। तो इससे क्या होता है कि आप अपनी ऑडियंस को अच्छी तरह से फेस टू फेस मतलब उनको आप देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। प्रोजेक्टर लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द रूम एंड नियर स्पीकर्स फॉर ईजी एक्सेस। ठीक है, वो ये कह रहा है, मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है कि क्योंकि फ्रंट ऑफ रूम यानी कि ऊपर रूम के ऊपर लगा होता है, ठीक है, और स्पीकर कैन ईजीली एक्सेस इट, आप वहाँ से अपनी स्लाइड्स चेंज कर सकते हैं। कैन बी यूज टू फोकस ऑडियंस अटेंशन। हो सकता है कि आप ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन भी चल रही है, तो इट इज़ बेटर कि आपकी जो ऑडियंस है उसकी अटेंशन जो है वो आपकी मतलब जो आपकी स्क्रीन है उसी की तरफ रहे। इफेक्टिव इन अ फुली लाइटेड रूम, ऑडियंस कैन फॉलो हैंडआउट्स और टेक नोट्स। ठीक है, ये इट्स रियली इजी वन, ये वैसे ही ऑलरेडी अंडरस्टूड है। एबिलिटी टू मॉडिफाई ट्रांसपेरेंसीज ड्यूरिंग प्रेजेंटेशंस। इसके अलावा जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चेंजेस ला सकते हैं प्रेजेंटेशन के दरमियान में, और आप मतलब अपनी क्लियरली आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। देन सीक्वेंस ऑफ मटेरियल कैन बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। अगर आप चाह रहे हैं कि आप एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ को एक्सप्लेन कर दें, लाइक एनिमेशन को, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन को, ठीक है, और उसके बाद आप एनिमेटेड जो भी आपने वीडियो दिखानी है, या अगर आप कोई वीडियो दिखाना चाह रहे हैं या आप कोई और मटेरियल शो करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप मिनिमाइज़ करके पहले वो दिखा देंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप दोबारा प्रोजेक्टर की हेल्प से दोबारा अपनी आप स्लाइड पर वापस चले जाएं और उसको एक्सप्लेन कर दें। अनफ्रेम ट्रांसपेरेंसीज easy to store and transport, easily fit in the file folder, ठीक है, and overlays can be used to simplify complex information into layers। ठीक है, जो overlays can be used यानी कि इसमें डिफरेंट overlays यूज़ की जाती हैं, ताकि अगर आपकी मतलब कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हो रही तो आप ये कॉम्प्लेक्स है तो उस चीज़ को आप मज़ीद जो है एक्सप्लेन कर दें। शॉर्ट लीड टाइम फॉर preparation of transparencies and low cost of transparency material। ये सारी चीज़ें जो उसका लेंस है, ठीक है, उससे रेलिवेंट है कि आप उसके मतलब लेंस को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप उसके लेंस को अप्रोप्रिएटली यूज़ कर सकते हैं, घुमा के देख सकते हैं कहाँ पे वो सही तौर पे चीज़ें फोकस में ला रहा है। Presentation techniques for overhead projectors use on off switch to use or to focus attention, on to focus attention on visual, off to focus attention on speaker। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से जो है प्रेजेंटेशन चला सकते हैं और आप एक रिमोट के ज़रिए उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। टर्न द प्रोजेक्टर ऑफ व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम टू रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन फॉर ऑडियंस। अगर आपको लगता है कि जो क्योंकि प्रोजेक्टर सामने लगा होता है और उसकी जो लाइट है वो फेस पे पड़ रही होती है आपके, तो आप उसको बंद भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जो है वो उसको मतलब वो आपको डिट्रैक्ट कर सकती है, आपकी ऑडियंस को डिट्रैक्ट कर सकती है, तो आप उस टाइम उतनी ड्यूरेशन में बोल लें और प्रोजेक्टर को आप बंद कर लें। प्रेजेंटेशन टेक्निक्स फॉर ओवरहेड प्रोजेक्टर्स। यूज़ प्रोजेक्टर स्टेज लाइक अ चॉक बोर्ड। अब वो कह रहा है कि आप प्रोजेक्टर को चॉक बोर्ड की तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको मतलब उस पर आप लाइक वी कैन से दैट स्मार्ट बोर्ड, आप इसमें टूल्स डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप इसमें ट्रांसपेरेंसी पेन यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें माउस को जो है वो घुमा सकते हैं। नोट्स फॉर प्रेजेंटेशन कैन बी प्रोजेक्टेड विद प्रेजेंटेशन एडेड इन कंजंक्शन विद प्रेजेंटेशन, रिवील वन पॉइंट एट अ टाइम। आप एट अ सेम टाइम जो है डिफरेंट चीज़ें अपने लैपटॉप पे खोलें, और क्योंकि आपका लैपटॉप कनेक्ट होगा प्रोजेक्टर से, ठीक है, तो आप डिफरेंट जो स्लाइड्स हैं वो खोल सकते हैं एट द वेरी मोमेंट। पॉइंट्स इन ग्रुप डिस्कशन कैन बी लिस्टेड टू वेरीफाई कम्युनिकेशन, यूज टू फोकस फॉर द डिस्कशन। इसके अलावा जो है कम्युनिकेशन की आप जो पॉइंट्स हैं उसकी आप लिस्ट बना लें, ठीक है, और फर्दर डिस्कशन के लिए भी आप मतलब जो है वो इसको यूज़ किया जा सकता है। सो
that is all from my side today. I hope that this is a very easy topic for you people, क्योंकि एविएट्स हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं, और आपने खुद भी इसको इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है. तो आई थिंक सो दैट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू, एंड आई होप सो दैट यू आर गोइंग टू बी यूज दीज एविएट्स in your future lecture. Allah Hafiz and stay blessed.